बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कमर कस ली है। और आज इसी सिलसिले में यहाँ पर भाजपा के सभी विधायकों की एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर जम्मू में किया जा रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग भी आए हैं, जो कि विधायकों को किस तरीके से मुद्दे उठाने हैं, क्या मुद्दे उठाने हैं और किस तरह से सरकार को घेरना है, इसके बारे में टिप्स दे रहे हैं। इस बीच कार्यशाला से समय निकालकर अमर उजाला ने उनसे बात की और जाना संगठन की कार्य योजना क्या है और बजट सत्र में किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने जा रही है। तो आइए बात करते हैं तरुण चुग जी से। तरुण चुग जी, अमर उजाला के इस मंच पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तरुण जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आज की जो विधायक कार्यशाला, जैसा ये आप इसके लिए यहाँ पर ये विधायक कार्यशाला है जिसके लिए आप आए हुए हैं, तो आज जो विधायकों से हमने जो बात की है या उनको जो हमने बजट सत्र है उसके लिए जो गुड एक टिप्स दिए हैं, तो वो क्या रहे, हम जानना चाहेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है। ये किसी बाप बेटे की, चाचा भतीजे की, माँ बेटी की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ता की पार्टी से, और कार्यकर्ता की पार्टी होने के नाते हमारे जो नेता हैं वो बिल्कुल आम परिवारों से आते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, आगे बढ़ने के जुनून रखते हैं, देश की सेवा का जुनून रखते हैं। हम अपने कैडर को अलग अलग तरीकों से अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में और उसकी कार्य पद्धति में प्रशिक्षण एक अपने आप में एक हिस्सा है। आज विधायकों की कार्यशाला है जिसमें हमारे विधायक हाउस में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, कैसे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और कैसे जनता के मुद्दे उठाएं, उनकी कमिटमेंट जो उनकी आइडियोलॉजी के प्रति, उनकी कमिटमेंट उनके क्षेत्र के प्रति, उनकी कमिटमेंट इस स्टेट के प्रति, सब विषयों को उस पर मंथन होता है। बात अभी आपने जैसा कहा कि जनता के मुद्दे किस तरह से उठाएं, इस पे बात हो रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी जिन जनता के मुद्दों को लेकर के इस बार सदन में सरकार से जवाब तलब करने जा रही है या उन मुद्दों को उठाने जा रही है। ऐसे कि 18 महीने की सरकार बीत गई, लगभग 600 दिन बीत गए हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास कोई रोड मैप नहीं है, किए हुए कामों का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे सरकार चल रही है जैसे कोई जिम्मेवारी ही सिर पर ना हो। अपनी पार्टी पे भी उनका कंट्रोल नहीं है और सरकार को आज उनके ही नेता कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शायद मैनिफेस्टो उन्होंने किसी तिजोरी में बंद करके रख दिया, उसे पूरा करना छोड़िए, उसके लिए आग्रह करना, उसके लिए आगे लगना, उसके लिए कुछ करना। 18 महीनों में एक पग भी ये जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार एक पग भी नहीं चल पाई। तो हम क्या उन्हीं मैनिफेस्टो को लेके, उनके अधूरे वादों को लेके सदन में बात करेंगे? निश्चित रूप से जनता ने आपको एक स्पेसिफिक विषय पर, स्पेसिफिक मैनिफेस्टो पर, स्पेसिफिक नैरेटिव पर वोट दिया है और जनता चाहती है आप उसको पूरा करिए। और आपके पास 60 दिन है जिसमें से लगभग 30% दिन निकल गए। 60 महीने हैं, 60 में से लगभग 18 महीने निकल गए, यानी 30% महीने आपके कार्यकाल के निकल गए। और अगर 30% समय बीत गया है और मैनिफेस्टो का 1% भी पूरा नहीं हुआ तो आप उससे परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पास 5 साल है, हमें जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। एक या 18 महीना जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो 18 महीने में हम ये तय ना करें कि हमने अपने काम पूरे किया या नहीं किए। तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहें कि 10 में से यदि हमें इनको
नंबर देने हो तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को कितने नंबर देगी? ऐसा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ही, यानी उनकी पार्टी के नेता ही नंबर दे रहे हैं, और वो नंबर स्पष्ट दिख रहा है। पार्टी के अंदर भी निराशा, हताशा, कुंठा, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी वर्किंग के प्रति प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। और जहां उनकी पार्टी ने उनको 0 नंबर दिए हैं, और वहीं जनता ने भी उनकी अपनी ही विधानसभा से उनको हराकर बता दिया है कि आप जन समर्थन भी खो चुके हैं। अगर मैं इन सब चीजों का आंकलन करूं, विधानसभा में उनकी उपस्थिति, इस सरकार की कार्यपद्धति, इस सरकार के द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी उनके इन सभी बातों पर जो अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है, और जो जनता ने 1 साल में ही उनसे मोह भंग हुआ है, तो मैं समझता हूं अगर आप 10 में से कितने नंबर की बात करें तो मैं 10 में से -10 नंबर देता हूं। तो ये -10 नंबर तरुण चुग जी ने दिया है जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्टेटहुड का मुद्दा आज भी उसी तरीके से जब चुनाव शुरू हुए थे उस समय था, आज भी शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे अपना पक्ष रख भी रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, आप जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, तो क्या स्टैंड है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का? ऐसा कि स्टेटहुड हमारी वचनबद्धता है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर बोला है कि स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला साहब, आप एक ही विषय पर बात कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में बाकी जो 100 बातें हैं उन पर आपका कोई बयान नहीं आता है। स्टेटहुड को, जो कि स्वीकृत हो चुका है, उसको ढाल बनाने की बजाय आप अपने काम की परफॉर्मेंस की रेटिंग लाइए ना। वो तो आपके पास है नहीं। आप बताएं कितनी इंडस्ट्री आपके समय में आई, कितनी हॉस्पिटलिटी आपके सामने में आई, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं आपके सामने में खड़ी हुई, कितनी रोड्स आपने बनाई। सभी मंत्रालय आपके पास हैं। विकास की गाथा बताइए। जो काम यूटी सरकार के समय में शुरू हुए थे, उसके अलावा, उसी किए हुए कामों के फीते काटने के अलावा इस सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है, कोई नई योजना नहीं लाए हैं, कहीं परफॉर्मेंस इनकी दिखती नहीं है। पूरी तरह से एक नुसिखिया, नालायक, नाकामयाब, वादा खिलाफी वाली सरकार इस समय उमर अब्दुल्ला जी चला रहे हैं। हम संगठन की बात करें तो संगठन को मजबूती देने, खास करके जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो इस समय अभी उपचुनाव हुए तो वो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कश्मीर में नहीं रहे, तो वहां पर अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए और पार्टी को की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पैट को क्या क्या कार्य योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं? ऐसा कि एक बात बड़ी स्पष्ट है, विधानसभा चुनाव चाहे 18 महीने हो गए, अगर ऐसे जम्मू कश्मीर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1,40,000 ज्यादा वोट। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत तो मिला है, लेकिन मतों का बहुमत नहीं मिला है। उनके खिलाफ मतों की अगर गिनती करेंगे तो उनके मिलने वाले मतों से कई ज्यादा वोट उनके खिलाफ पड़े। यानी जनता में उनकी स्वीकार्यता नंबर 1 पर नहीं है। जनता उनको अपना नेता नहीं मानती है, लेकिन गणित से वो जीत गए। लेकिन आज उससे बदतर स्थिति है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार उनकी साख भी गिर रही है, उनके नेतृत्व की साख भी गिर रही है, और उनके वोट बैंक की गिनती भी लगातार गिर रही है। और निश्चित रूप से आपने जो बात कही परफॉर्मेंस की, जम्मू कश्मीर पूरा भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे काम कर रही है। हम बहुत बड़े भाग पर हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। बाकी जगह भी हम दिल जीतेंगे और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है तरुण जी,
और कब उनको हम जम्मू कश्मीर नितिन नवीन जी को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके कब के कुछ इस तरह का शेड्यूल? ऐसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 20 तारीख को बने हैं, देश के चुनावी राज्यों में उनका प्रवास शुरू हुआ है। निश्चित रूप से वो पूरे देश का प्रवास करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर भी आएंगे और यहाँ आकर माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद भी लेंगे। एक इस समय मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत चर्चित भी है, सुर्खियों में भी है और गरमाया हुआ भी है, जिसने पूरी सियासत को गरमाया है इस समय, वो है जम्मू को अलग राज्य बनाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा जब उठा तो भाजपा के ही विधायक की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया और हिंदू संगठनों ने भी अलग जम्मू की बात की। तो हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अलग जम्मू अलग कश्मीर की बात को किस तरीके से पार्टी ले रही है, पार्टी की लाइन क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट वचनबद्धता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर एक अंग है, अलग नहीं है। और यहां तक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो हिस्सा हमारा जम्मू का पाकिस्तान में है या जो हिस्सा कश्मीर वाले तरफ से पाकिस्तान में है, वो भी जम्मू कश्मीर का अंग है। जिस जमीन पर जबरदस्ती पाकिस्तान बैठा है वो भी हमारी जमीन है, वो भी भारत का अंग है और उतना ही जम्मू कश्मीर का अंग है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर एक आत्मा, एक प्राण, एक जीवन, एक शरीर, एक प्रांत है। एक इस समय मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत चर्चित भी है, सुर्खियों में भी है और गरमाया हुआ भी है, जिसने पूरी सियासत को गरमाया है इस समय, वो है जम्मू को अलग राज्य बनाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा जब उठा तो भाजपा के ही विधायक की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया और हिंदू संगठनों ने भी अलग जम्मू की बात की। तो हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अलग जम्मू अलग कश्मीर की बात को किस तरीके से पार्टी ले रही है, पार्टी की लाइन क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट वचनबद्धता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर एक अंग है, अलग नहीं है। और यहां तक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो हिस्सा हमारा जम्मू का पाकिस्तान में है या जो हिस्सा कश्मीर वाले तरफ से पाकिस्तान में है, वो भी जम्मू कश्मीर का अंग है। जिस जमीन पर जबरदस्ती पाकिस्तान बैठा है वो भी हमारी जमीन है, वो भी भारत का अंग है और उतना ही जम्मू कश्मीर का अंग है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं है। जम्मू कश्मीर एक आत्मा, एक प्राण, एक जीवन, एक शरीर, एक प्रांत है, एक रहेंगे। इसमें कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है। जम्मू कश्मीर की अलग होने की जो बात उठी जब इस पे हिंदू संगठन और एक भाजपा के ही विधायक श्यामलाल जी जब इस पे अपनी बात रखने के लिए आगे आए, और इस समय लगातार एक जम्मू के मन में एक आक्रोश उठा, जम्मू के लोगों के मन में ये आक्रोश हुआ कि जम्मू कह रहा है कि हमेशा, चाहे वो खेल हो चाहे वो नौकरी हो, हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं। ऐसा है कि जब केंद्र की सरकार के कामों को आप देखें, अगर हमने 2 एम्स दिए तो जम्मू शहर में भी और कश्मीर में, हमने हर चीज में क्षेत्रीय संतुलन को नजरअंदाज होने नहीं दिया, दोनों जगह संतुलन बना के रखा है, क्योंकि ये हमारा एक यूनिट है। हर जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर व्यक्ति उतना ही भारतीय है जितना मध्य प्रदेश में रहने वाला, पंजाब में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, बॉम्बे में रहने वाला उतना ही भारतीय है, भारत का नागरिक है। दूरगामी है, पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो पीर पंजाल हो, चाहे किश्तवाड़ डोडा हो, चाहे भद्रवाह हो, चाहे बड़गाम हो, चाहे बारामूला हो, हर जगह का विकास बिना भेदभाव के होना चाहिए। लेकिन जब भी अब्दुल्ला सरकार अब्दुल्लाओं के हाथ में आती है तो क्षेत्रीय असंतुलन इनके द्वारा खड़ा किया जाता है।
विकास में भेदभाव किया जाता है, निश्चित रूप से वो स्पष्ट दिखता भी है। आप सभी क्षेत्रों का विकास करिए, लेकिन किसी क्षेत्र को जानबूझकर विकास से पीछे रखें, ये गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सूरत में कोई हमें अलग करने की बात करे। ये अब्दुल्ला और मुफ्ती हमेशा ही जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में करने की प्रयास ये करते मुफ्ती हैं। की बात आपने कही, उन पर एक आरोप है मैं आपका। पहले कंप्लीट कर लूं। जी। जम्मू कश्मीर को हमेशा हम अब्दुल्ला और मुफ्ती तोड़ने की, भंग करने की बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से वचनबद्ध है कि पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है और वो यूनाइट एक ही प्रांत है। महबूबा मुफ्ती ने अभी हाल में ही एक और सियासत में एक सवाल उठने लगे, इधर जम्मू की बात हुई, फिर उन्होंने एक सवाल उठा दिया, एक बात रख दी कि पीर पंजाल और चिनाब को संभागीय क्षेत्र के रूप में देखने की बात करने लगी कि उसको संभाग अलग कर देना चाहिए। ऐसे कि दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और ऐसे कई और क्षेत्र हैं जहां की डेवलपमेंट होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं। हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम पीर पंजाल में एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, एक रिसर्च ग्रुप बनना चाहिए, क्या हो, कैसे वहां के लोगों के हाथ में रोजगार पहुंचे, कैसे वहां डेवलपमेंट हो, और जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए जहां अभी भी अंधेरा है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। वो क्षेत्र कोई भी हो सकता है, और बिना भेदभाव के बींगे डेवलपमेंट को वहां पहुंचाना, विकास की गाथा को वहां रखना, उन लोगों का दिल जीतना, ये बहुत जरूरी है। आप पीर पंजाल का, पीर की गली का रास्ता जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला सबसे पुराना रास्ता, मुगल रोड थी वो। लेकिन उस सिल्क रोड को, जिसका प्रयोग कई हजार साल से हमारे लोग करते आए थे, जिन लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर आजादी के बाद आया, उन लोगों ने इन क्षेत्रों के विकास को रोक दिया। चाहे वो अब्दुल्ला परिवार रहा हो, चाहे मुफ्ती परिवार रहा हो। आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल रोड का निर्माण केंद्र की सरकार ने करवाया, मोदी जी की सरकार ने कराया। दोबारा उसका रोड को सेट किया, बिल्कुल बढ़िया बनाया। इसलिए वहां पर, और यहां और भी बाकी जो जगह है, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है, शिवखोरी है, पीर पंजाल में सप्त पहाड़ियां हैं, यहाँ कश्मीर के अंदर कुछ स्थान है जिनका टूरिज्म के नाते और विकास के नाते स्पेशल अटेंशन से विकास होना चाहिए। और इसके लिए बयान नहीं, बैठना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। सिर्फ एक दूसरे से जोड़कर लेकिन आप टीम चर्चा बनानी की पड़ेगी। बात कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का जब ये बयान आया तो उसी समय फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया कि महबूबा मुफ्ती जिस तरह की मांग कर रही हैं या जिस तरह की बात कर रही हैं, उससे जम्मू कश्मीर बहुत कमजोर हो जाएगा इस तरह की चीजों से। ऐसा कि आप कभी जाति पाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, कभी एससी का अधिकार छीनना चाहते हैं, कभी एसटी का अधिकार छीनना चाहते हैं। ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार देता है। आप कैसे एसटी का आरक्षण छीन लेंगे, गुज्जर पहाड़ियों का आरक्षण छीन लेंगे, आप वाल्मीकियों का आरक्षण छीन लेंगे, आप रविदासियों का, भक्तों का आरक्षण छीन लेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये कभी होने नहीं देगी। आपके बयान, आपकी कार्रवाई, आपके किए हुए काम स्पष्ट बता रहे कि आप एसटीज को आपने लगभग 7 दशक तक दबा के रखा। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 की जंजीरों से निकाला और एसटी और एससी भाइयों को सम्मान और स्थान और हिस्सा मिलना शुरू हुआ। आप बताइए, पूरे देश के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास आरक्षण है, यहां क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताइए, एससी के पास रिजर्वेशन है, यहां क्यों नहीं होनी चाहिए? यहां आप
उनके साथ भेदभाव करेंगे, कैसे चलेगा? आप बताइए, क्या अब्दुल्ला साहब आपकी 3 पीढ़ियों की सरकार में वाल्मीकि भाई के पास आरक्षण था? आपकी 3 पीढ़ियों की सरकार में वाल्मीकि सरकारी नौकरी कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? महिलाओं के पास अधिकार क्यों नहीं था? ये तीनों को अधिकार मिलना चाहिए, तीनों आगे बढ़ने चाहिए, एससी, एसटी और बहनें। आप तो कुषाण युग में लेके जाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। चाहे वो बहनों के अधिकार की बात हो, चाहे एससी भाइयों के अधिकार की बात हो, या एसटी भाइयों के अधिकार की, हम किसी भी सूरत में इसे छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। अगर रिजर्वेशन को छेड़ने का प्रयास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। ये आरक्षण पर आपकी राय थी, और अंतिम सवाल की ओर हम चलते हैं। और हम चलते चलते ये कि लगातार इधर बीच पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो क्या कहीं कोई उसके मन में जो ये दुस्साहस है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई समन्वय की कमी हो या इस तरह की चीज हो? पाकिस्तान लगातार कई दशकों से भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध चला रहा, लेकिन जिस तरह 26 मई 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, चाहे उरी हो, चाहे बालाकोट हो, यहां अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो जवाब दिया है, आज भी उसकी धमक, वो भावलपुर हो, सियालकोट हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कराची, वहां स्पष्ट सुनाई दे रही है। अब भारत की मिसाइलें आतंक के ठिकाने आप जहां मर्जी बना लो, उसे उड़ाने में सक्षम भी है और करारा जवाब देने के लिए तैयार भी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। धन्यवाद बहन, बहुत अच्छा लगा। अमर उजाला से मैं रोली खन्ना के साथ।